साथियों, ये मेटाफ्रेम्स है। मैं विपिन त्रिपाठी हूँ और आज हम गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद के 2 साल के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी की बात में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका का कामयाब सत्याग्रह पूरा करके हिंदुस्तान वापस आए। बम्बई में उतरे वो, फिर वो गोखले से मिलने पूना चले गए। गोखले की बहुत इज्जत करते थे वो, और गोखले का एक मशवरा आया कि आप किसी भी राजनीतिक सवाल पर साल भर कुछ बयान न दें, पूरे हिंदुस्तान में घूम लें, माहौल समझ लें, तब कुछ करें। और गांधी को ये बात ठीक लगी, तो गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे। उनके साथ में कई और आश्रम के, जो फिनिक्स आश्रम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, उसके काफ़ी लोग आए थे और उनको उन्होंने शांति निकेतन में भेज दिया था। तो गांधी जी वहाँ गए, रविन्द्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई और बहुत अपनेपन से बातचीत दोनों में हुई। 1 हफ्ता बमुश्किल गांधी को गुजरा होगा कि खबर लगी कि गोखले का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी। तो गांधी जी वहाँ से फिर इन कलकत्ते से वापस पूना आए। उन लोगों के, उनके परिवार और दोस्तों से उन्होंने मुलाकात की और फिर वो देश भर में घूमे। साल भर गांधी घूमते रहे और जहाँ जहाँ गए वो, वहाँ के लोगों की दुख तकलीफ का एहसास हुआ। रेलगाड़ी के 3रे दर्जे में सफ़र किया उन्होंने, तो उसका भी एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है जो 3rd क्लास में सफ़र करते हैं। तो इस तरीके से वो साल भर घूमे। 1916 आया, फरवरी के महीने में एक जलसा हुआ बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी जानी थी, उसमें वाइसराय भी गए थे, हार्डिंग साहब, और पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा आए थे उसमें। और ऐसे ऐसे जवाहरात और हीरे के हार वगैरह पहन के आए थे, ऐसे ऐसे कपड़ों में आए थे कि सिर्फ इसलिए कि राजा को खुश कर सके। और 3 दिन तक वो चर्चा चली। तो गांधी जी को जिस सेशन में बोलना था उसकी सदारत कर रही थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हिंदुस्तान की आज़ादी आंदोलन की बहुत बड़ी नेता थी। वाइसराय बैठे हुए थे, गांधी जी के बोलने की बारी आई। अब आप गौर करें कि गांधी जी की उम्र कितनी रही होगी। 1869 में उनकी पैदाइश, तो 31 साल तो पिछली सदी के और 15 साल ये, बल्कि 14 साल, तो करीब 45 साल के गांधी खड़े हो गए। गांधी ने कहा कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे आप लोगों के सामने उस भाषा में बात करनी पड़ रही है जिसको हमारे मुल्क के लोग समझते नहीं हैं। और ये तो हल्की चीज़ है कि लोग समझते नहीं हैं। वो भाषा जिससे लोग डरते हैं हमारे मुल्क में, अंग्रेजी से। भाषा तो कोई बुरी नहीं है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन हिंदुस्तान का जो संपन्न वर्ग था, हुकूमत में जो था, अफसर था, वो अंग्रेजी बोल के दूसरों पर रोब मारता था। तो गांधी जी को ये बात बहुत अखर गई। तो खैर उसका जिक्र किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क के ये राजा महाराजा साहब यहाँ बैठे हैं और 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि हमें देश से गरीबी मिटानी है। अरे भाई, तो आप समझ लें कि गरीबी ऐसे नहीं मिट जाएगी। आप अपने जो आभूषणों को तो देख लें पहले, ये आपने नहीं बनाए हैं, किनकी मेहनत से बने हैं। तो जब तक आम लोगों की कमाई आपके पास चली आएगी या बाहर चली जाएगी, तब तक लोग खुशहाल बनेंगे कैसे। तो ये उन्होंने राजाओं से, किसी से व्यक्तिगत तौर पर गांधी को दुश्मनी नहीं थी। फिर गांधी ने वो बात रखी। फिर वाइसराय से साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले, मैं स्टेशन से आ रहा था तो चप्पे चप्पे पे निगरानी चल रही थी, पुलिस थी, मिलिट्री थी आपकी हिफाजत के लिए। अपना मुल्क तो गरीब मुल्क है। इस गरीब मुल्क में का जो नुमाइंदा हो वाइसराय, तो नुमाइंदा होता है जनता का, जनता के लिए हुकूमत चलानी है उसको। तो इतना विश्वास क्यों? वाइसराय साहब के मुंह पे कहा उन्होंने कि आप इस मुल्क में रहते हैं, इस लोगों की खिदमत करने के लिए आप यहाँ पे हैं, तो आपके लिए लोगों में भरोसा रखना चाहिए और लोग आप पे भरोसा रखें, ऐसी सूरत पैदा करें, खर्चे में भी आप कटौती करें। ये बात गांधी ने उनके सामने कही और सबने गौर से सुनी। फिर क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने एक बात रखी
वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 1 चल रहा था उस वक्त, और बाद में पता लगा कि उसमें हिंदुस्तान के 74,000 से ज़्यादा सिपाही मर गए। 13 लाख सिपाही अंग्रेजों की सेवा करने के लिए अलग अलग मुल्कों में तैनात थे, तो 74,000 मर गए, जिनके नाम इंडिया गेट पे दर्ज हैं। यानी हिंदुस्तान का गरीब आदमी सेना में दाखिल होता था देश की खिदमत के लिए नहीं, अपना पेट भरने की वजह से अंग्रेजों की इंटरेस्ट को सर्व करता था। ये गांधी ने बातें रखी। फिर गांधी ने कहा क्रांतिकारियों से कि मैं आपकी देशभक्ति के जज्बे की तो कदर करता हूं, लेकिन आप समझ लें कि हमें जिस ताकत से इस हुकूमत से लड़ना है वो ताकत हमारी आत्मा की ताकत होगी। हमें कोई भी काम छुप के नहीं करना है, तभी हमारे अंदर का खौफ निकलेगा। हमें लोगों के दिमाग से डर मिटाना है। आपको जो बात ठीक लगे आप उस पर टिके, उसके लिए भले ही आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ जाए, तो आप मारने के लिए नहीं, अपने मरने की तैयारी करें, सच्चाई के हक में मरने की तैयारी करें। ये गांधी ने बातें रखी। इसका असर ये हुआ, गांधी की तकरीर जब ख़त्म हुई तो अगले दिन से पूरे हिंदुस्तान के उस वक़्त के जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार थे और जो लोकल स्तर के अखबार थे, सब में वो बात छपी और हिंदुस्तान की राजनीति में एक इनकलाब पैदा हुआ उस तकरीर से। वैसे तो हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और उसकी शुरुआत जो की थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे उसमें। एक अंग्रेज थे ह्यूम, दादा भाई नौरोजी थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे और अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे, समझाया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद अकाल की सूरतें पैदा हुई जो कि पहले नहीं थी। ये सब समझाया उन्होंने। लगभग 2 या 3 साल के बाद बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1888 के आसपास या 87-88 में, और जब वो दाखिल हुए तो उसी वक्त हिंदुस्तान के लगभग कांग्रेस की मेंबरशिप में लगभग 1/3 या 1/4 मुसलमान शरीक हो गए। उसी वक्त एक देवबंद, एक हिंदुस्तान का बहुत एक बड़ी तालीमी इदारा है, वहाँ से एक लोगों की अपील आई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस आज़ादी की तहरीक में खड़ा होना है, और काफ़ी लोग शरीक हुए। ये मौलवी लोग नहीं थे, मौलवी लोग भी थे उसमें, आम मुसलमान था, और बहुत सारे मुसलमान तो गरीब हैसियत के थे, कुछ रईस भी थे, लेकिन ज़्यादातर तो गरीब हैसियत के थे, लेकिन आज़ादी का जज्बा था तो शरीक हो गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस की एक्टिविटीज़ सीमित रहीं। साल में एक जलसा कर लिया, कुछ प्रस्ताव पास कर लिए, उनकी कॉपी सरकार को भेज दी, यही लार्जली एक्टिविटी होती थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके लेके कांग्रेस ने भी उसका विरोध किया और जनता के तमाम संगठनों ने विरोध किया, तो एक हलचल पैदा हुई मुल्क में। लेकिन वो 1911 में अंग्रेज़ों ने उसको रद्द कर दिया, बंगाल के बंटवारे को, तो फिर थोड़ी ठंडक आ गई। लेकिन जब गांधी 1915 में आए तो 1 साल तो घूमे। 1916 में उन्होंने ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तकरीर की और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सम्मेलन में शरीक हुए। उस सम्मेलन में उनकी मुलाकात बाल गंगाधर तिलक से हुई, कायदे-ए-आज़म जिन्ना से हुई और तमाम लोगों से मुलाकात हुई। तो गांधी की बात भी वहाँ रखी गई, गांधी की बात भी लोगों ने सुनी। उस वक्त एक आदमी राजकुमार शुक्ला नाम का गांधी से मिला कि साहब ऐसा है कि चंपारण में किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। बोले क्या परेशानी है? बोले वहाँ पे मजबूर कर रखा है कि आपको अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती पैदा करनी है, यानी करीब 16-17% ज़मीन पे नील पैदा करना है, और नील के दाम मिट्टी मोल है, हमारी लागत नहीं निकलती, हम तो भूखमरी की सूरत में है और ये हमें मजबूरी है, आप इसको हटवा दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं कभी आऊँगा। तो फिर गांधी फिर बाद में उधर गए। किस हुकूमत से गांधी लड़ रहे थे? जिस हुकूमत के राज में कभी सूरज छुपता नहीं था, इतने तमाम मुल्कों पे उसकी हुकूमत चल रही थी, जिसके पास हिंदुस्तान का सारा संपन्न वर्ग जुड़ा हुआ था, गांव-गांव में जिसके जमींदार बैठे हुए थे, व्यापारी वर्ग गांधी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ था। उस सूरत में गांधी ने किसानों के मसले को उठाया। गांधी गए
चंपारण उनके लिए, और ये तय करके गए कि जिस मुद्दे पे हमें सत्याग्रह करना है, जिन लोगों को वो प्रभावित करता है, उन्हीं लोगों की मदद से खड़ा करना है। अब आप तो जानते ही हैं कि उस ज़माने में हमारे यहाँ तालीम का स्तर बहुत कमज़ोर था। आमतौर पे आदमी कक्षा 1 या 2 तक पढ़ता था, बहुत सारे लोग तो अपढ़ थे। उन अपढ़ लोगों में गांधी की श्रद्धा थी। उन्हें देख रखा था कि पैगंबर मोहम्मद भी अपढ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ईमानदारी और उनकी दर्दमंदी को देख के उनके ऊपर कुरान शरीफ नाजिल की थी। हमारे मुल्क के एक बादशाह हुआ है अकबर, वो भी अपढ़ था, लेकिन भगवान का करम कि उसके अंदर इंसाफ का निज़ाम चलाने की सलाहियत पैदा हो गई। तो इस तरीके से गांधी ने अपढ़ लोगों में भरोसा पैदा रखा और वो लोग सच्चाई के मकाम पर अडिग साबित हुए, कभी उन्हें हिम्मत नहीं हारी। गांधी जी को तो गिरफ्तार किया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया उनके लिए। फिर 3 महीने गांधी जी ने लोगों की हालात के कागज जमा किए कि नील की मजबूरी खेती करने से लोगों को कितनी कितनी दुश्वारियां हो रही हैं। फिर उन्होंने उस पर सरकार को लिखा, सरकार ने कमेटी बिठाई, आखिर वो आंदोलन कामयाब हुआ और लोकल लोगों की मदद से कामयाब हुआ। उसका असर ये पड़ा कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों में चेतना पैदा हो गई कि अगर हम सच्ची बात हिम्मत से कहें, बगैर पुलिस से डरे कहें, तो फिर उसका असर होगा। ये 2 बातें, तो गांधी जी का 1916 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भाषण और दूसरा 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो मैं समझता हूं कि इसने एक ऐसी सूरत पैदा कर दी हिंदुस्तान में कि अपढ़, कमजोर, गरीब लोगों में सच्ची बात कहने का हौसला पैदा हुआ। मैं आज के सवाल को इससे जोड़ना चाहता हूँ, इस पर आगे चर्चा फिर करेंगे, लेकिन 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान में किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। गांधी जी का तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, एक उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गुजरात में, और एक 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया। लगभग एक जिले तक ये महदूद थे, सीमित थे। आज का जो किसान सत्याग्रह चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है, लेकिन एक बुनियादी फर्क है हमारे हुकूमत के चरित्र में। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ जब सत्याग्रह गांधी को करने पड़े तो आम किसान मजदूर में ये बात थी कि भाई ये विदेशी हुकूमत है और हमारे उद्योगों को ख़त्म करके विदेशी कारखानों के फायदे के लिए अपनी अर्थनीति चलाती है। तो लोगों में बाई एंड लार्ज हुकूमत के प्रति ये भाव था कि हमारी अपनी हुकूमत नहीं है, ये गैर हुकूमत है। आज सूरत अलग हो गई है। ये जो हुकूमत हमारी बैठी है ये मुख्य रूप से हिंदुस्तान के संपन्न वर्ग को, जिसको अपन कॉरपोरेट कहते हैं, उनके मदद से चलती है। उनके मीडिया का इस्तेमाल करके अपना प्रोपेगेंडा कराती है, तो उनके ऊपर आश्रित है और उन्हीं के हितों के लिए समर्पित है। ज़्यादातर हुकूमतें धरती पे इसी किस्म की चल रही हैं कि जो संपन्न वर्ग के असर में काम करती हैं, जनता के बारे में कम सोचती हैं। हमारी हुकूमत का भी वही मसला है, लेकिन फिर भी जो कोई हमारे देश के लोग हैं, ये हमारी भाषा बोलते हैं, हम जैसे कपड़े पहनते हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि परदेसी हैं। तो ये ज़्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि जो हुकूमत किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, लेकिन फिर भी वो हमारी हुकूमत मानी जाती है। तो बहुत सारे देशवासी किसानों की समस्याओं को ना समझ के प्रधानमंत्री या उनके मंत्रियों या उनके मीडिया के द्वारा किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे हैं कि किसान समझ नहीं रहा है, बहकावे में आ गया है और बहुत मज़े में है, मौज कर रहा है। तो ये एक फर्क है चंपारण सत्याग्रह के समय में और आज के समय में। एक और बात कि गांधी ने सत्याग्रह की 2 बातें रखी कि आप जेल जाने को तैयार हो, जो कानून गलत लगे उसको न मानना, और उस न मानने में आपको सजा हो, आपको फांसी भी लग जाए तो फांसी कबूल करनी, यानी जेल जाना। और दूसरी बात ये रखी कि आपको आपस में नहीं लड़ना, सरकार के कानूनों से लड़ना। अब मसला क्या खड़ा हुआ यहाँ पे, आज के सत्याग्रह सरकार ने 3 कानून बना दिए जो व्यापारियों के ही हितों को आगे बढ़ाने वाले हैं।
और उसका असर किसानों पे ये पड़ने वाला है कि मंडी से ही किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भाव से ही मिलता नहीं। अब उनको छूट मिल गई है व्यापारियों को कि आप जितनी मर्जी चाहें तो अपना माल कितने ही गोदामों में स्टोर कर लें, जब मर्जी आए तब बेचें, जहाँ चाहें तब वहाँ बेचें। उनको तो छूट दे दी, किसानों को कहीं जिक्र नहीं उसमें। तो यहाँ तक कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। किसान उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन कानूनों को, चूंकि अभी वो लागू तो धीरे धीरे होंगे, अब उनका विरोध करें या जेल जाएं, कैसे जाएं? किसान आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, सरहद पार करना चाहते थे, इस उम्मीद में आए थे कि हम रामलीला मैदान जाएंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे, हमें गिरफ्तार किया गया तो हम जेल जाएंगे। लेकिन वो सूरत पैदा हुई नहीं, तो बेचारे वहीं ठंड में बैठ गए। 1 महीना से ज़्यादा हो गया आंदोलन को, तो 3 महीने हो गए। 2 महीने पंजाब में और मुल्क के अलग अलग इलाकों में आंदोलन चला, लेकिन 1 महीने तो दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली की सर्दी बहुत ज़्यादा, तो किसानों को इस वक्त उनकी आवाज़ सरकार तो सुन ही नहीं रही है। हिंदुस्तान का जो संपन्न वर्ग है वो भी उसके बारे में बेफिक्र है या उसको गलत मान रहा है। मैं समझता हूँ कि इन दुश्वारियों का हम फिक्र ना करें, किसान सच पे टिके। और सच पे टिकना ही, भाई कोई माने ना माने, अगर आप सच्चाई के लिए अपने अंदर तकलीफ, अपने ऊपर तकलीफ सहते हैं, तो आप सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और आखिर में मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि सत्याग्रह की बुनियाद सच्चाई है और उसका लक्ष्य है हुकूमत को जनमुखी बनाना, हुकूमत को जवाबदेह बनाना। और ये हर आंदोलन सच्चाई से जो चलाया जाएगा, एक एक कदम आपको सही रास्ते पे उसी मंजिल की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।